हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.33 पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ सर्टेन कांस्टेंट फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड v। आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा t द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, and after the same time interval the magnitude of velocity is again reduced by half. The magnitude of velocity of the body after a time interval 3 delta t from the moment when the constant force starts acting is। यानी क्या प्रॉब्लम है, एक बार समझें कि एक बॉडी v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, आप उस पर एक कांस्टेंट फोर्स F एक्सर्ट करते हैं किसी टाइम इंटरवल डेल्टा t के लिए। F फोर्स को अगर आप किसी m मास की बॉडी में एक्सर्ट करेंगे तो उसमें a वेक्टर एक्सेलरेशन जो कि F वेक्टर बाय m के बराबर होगा डेवलप हो जाएगा, और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को अगर आप कांस्टेंट टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस इंटरवल का वेलोसिटी चेंज पता लग जाएगा। सो इस वेक्टर को एक नया नाम b वेक्टर देके अगर मैं यहां प्रेजेंट करूं तो ये v वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है बॉडी का और b वेक्टर उसकी वेलोसिटी का चेंज है। इस चेंज के बाद बॉडी की वेलोसिटी का वेक्टर v1 वेक्टर हो गया है। यही फोर्स इतने ही इंटरवल तक लगातार अप्लाई किया जा रहा है दूसरी बार, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो जा रहा है v2 वेक्टर। अगर इतना ही फोर्स एक सेम इंटरवल तक और अप्लाई किया जाए तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होके फाइनली कितना हो जाएगा, vf वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है इस प्रॉब्लम में। ये v/2 और v/4 है और v वेक्टर के मैग्नीट्यूड को v माना जा रहा है। अब कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एक बार समझे। ये प्रॉब्लम हम कई क्लिप में पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हमने इस प्रॉब्लम को सबसे पहली क्लिप में अपोलिनियस थ्योरम से सॉल्व किया, फिर हमने इसे एक जनरल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व किया वेक्टर थ्योरी से, बिना किसी शॉर्टकट लगाए एक आर्बिट्रेरी वे में, ताकि सभी प्रकार के सवालों पर लग सकने वाली मेथड आपके सामने आ सके। यहां पर आप ध्यान दें कि शॉर्टकट कभी कभी कुछ इस तरह के स्पेसिफिक मेथड होते हैं जो किसी किसी प्रॉब्लम में तो लगते हैं लेकिन सब में अप्लाई नहीं हो पाते हैं। सो अभी तक हमने जो मेथड्स आपको बताई वो सब जनरल मेथड है, वो किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई की जा सकती हैं, वो प्रॉब्लम में आने वाले डाटा से इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं। आज हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि कैसे आप इस तरीके की प्रॉब्लम को इसके डाटा के स्पेसिफिक नेचर की वजह से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान दें, जो डायग्राम यहां पर बना है, अगर मैं इस डायग्राम में ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूं डिफरेंट ट्रायंगल्स पे तो मुझे इक्वेशंस मिलेंगी v वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर, आप देख पा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन मुझे मिलेगी v वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर, और थर्ड और फाइनल इक्वेशन जो कंप्लीट ट्रायंगल पे बनेगी वो होगी v वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इक्वल टू vf वेक्टर। अब इन तीनों इक्वेशंस में हमें जो जो वैल्यूज मालूम है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। v1 v2 का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, vf का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड v के टर्म में इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक बात आप और देख पा रहे होंगे कि एंगल्स का वैल्यू कहीं भी हमें नहीं मालूम है, तो हमें एक ऐसा मेथड निकालना होगा जिसमें हमें एंगल की रिक्वायरमेंट ही ना हो, यानी बिना एंगल की वैल्यू जाने हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो वो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे सुटेबल वे होगा। अब ध्यान दें, यहां पर अगर आप इन सभी इक्वेशंस को एक बार सेल्फ प्रोडक्ट से सॉल्व कर दें तो जो नई इक्वेशंस आपको इन तीनों से मिलेंगी वो क्या होंगी। ध्यान दें, पहली इक्वेशन में बोथ साइड सेल्फ प्रोडक्ट करने पर जो आउटकम आएगा मैं उसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक बार आप इसे समझने की कोशिश करें मैंने क्या लिखा है। v वेक्टर प्लस b वेक्टर को अगर v वेक्टर प्लस b वेक्टर से डॉट किया जाए तो v डॉट b v मॉड स्क्वायर बनेगा, b डॉट b b मॉड स्क्वायर बनेगा। b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्ट b से शो कर रहा हूं और v वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं v से शो कर रहा हूं। अब अगर v डॉट b को v डॉट b से डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि v
प्लस बी और v प्लस बी में v डॉट बी v मॉड स्क्वायर बनेगा, b डॉट बी b मॉड स्क्वायर बनेगा, v डॉट b और b डॉट v कॉम्यूटेटिव होने के कारण, डॉट प्रोडक्ट की कॉम्यूटेटिव नेचर के कारण 2v डॉट b लिख दिए जा रहे हैं। राइट साइड में सेल्फ प्रोडक्ट से v1 स्क्वायर मिलेगा, इसे मैं v1 स्क्वायर लिख रहा हूं। यहां पर ध्यान दें, v1 स्क्वायर लिखने का अर्थ है अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यही प्रोसेस अदर टू इक्वेशंस में मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप इन्हें समझने की कोशिश करें, इन्हें समझें ध्यान से। ये बन जाएगा v2 स्क्वायर और फाइनल इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर प्लस 6v डॉट b इज इक्वल टू vf स्क्वायर। सो कुछ इस तरह से तीन इक्वेशन मुझे मिल रही हैं। अब हमें इस पूरी प्रॉब्लम में v और b के बीच का एंगल नहीं मालूम है, यानी कि v और b के बीच का एंगल हमारे लिए एक अननोन है, हमें केवल मैग्नीट्यूड ही पता है। इसके अलावा आप ध्यान से देखें कि b वेक्टर जिसे b लिखा गया है उसका मैग्नीट्यूड भी हमें नहीं मालूम है। तो अपनी जनरल मेथड में जब हमने इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाया था तो हमने दो इक्वेशन से b स्क्वायर और v डॉट b को सॉल्व करके जो आउटकम आए थे उन्हें तीसरी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाला था। ध्यान रहे, यही इस सवाल को करने का बेसिक मेथड है। हर बार क्वेश्चन का डाटा स्पेसिफिक नहीं होता है तो जनरल मेथड आना ही चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखें तो इसके अरेंजमेंट को देख के ये समझ में आता है कि अगर आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें तो आपका ये टर्म 3 मल्टीपल बन जाएगा, जबकि ये टर्म 2 मल्टीपल। ध्यान दें, अगर आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करें तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने पर ये 3 मल्टीपल बन जाएगा और ये 2 मल्टीपल, और इनके 3 2 बनने के बाद ये 9 और 6 इनके 3 टाइम्स। सो अगर डायरेक्टली हम इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से कुछ इस तरह का आउटकम निकालें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 3 टाइम्स प्लस इक्वेशन 1 3 टाइम्स, तो इस केस को सॉल्व करने पर जितने भी अननोन्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर फिर से एक बार ध्यान दें, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करने पर आने वाले 3 और 2 को समझें, और 3 का 3 टाइम्स और 2 का 3 टाइम्स 9 और 6 है। तो अगर मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 का 3 टाइम्स माइनस करूं और इक्वेशन 1 का 3 टाइम्स उसमें ऐड करूं तो जो आउटकम आएगा एक बार आप उसे ध्यान से देखें क्या आएगा। ये इक्वेशन इसे 1 टाइम्स लेने को कहा गया है और प्लस में लेने को कहा गया है, सेकंड इक्वेशन को माइनस में 3 टाइम्स लेने को कहा गया है। मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान देते रहे, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और ये बन जाएगा 3 और साथ में माइनस देने को कहा गया है, तो मैं इस इक्वेशन के सभी टर्म्स के साइन चेंज कर रहा हूं। सो ये ऐसा बन जाना चाहिए और फर्स्ट इक्वेशन का 3 टाइम्स करना है, सो 3 टाइम्स करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा और इसे ऐड करना है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। अब इन तीनों इक्वेशंस का रिजल्टेंट आउटकम देखें, ये दोनों टर्म इसे कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों टर्म इसे कैंसिल कर रहे हैं और 3v स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 3v1 स्क्वायर माइनस 3v2 स्क्वायर प्लस vf स्क्वायर बन जाएगा और vf स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 3v1 स्क्वायर, जो कि v स्क्वायर बाय 4 लिखा जा सकता है, माइनस का प्लस हो जाएगा साइड शिफ्ट करने पर 3 टाइम्स v2 स्क्वायर, जिसे v स्क्वायर बाय 16 लिखा जा सकता है। सो आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों इक्वेशन को डायरेक्ट अरेंज करके आउटकम को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सभी मेथड्स पे ध्यान दें क्योंकि हर क्वेश्चन का डाटा इतना अरेंज्ड नहीं होता है। इस तरीके के केसेस कभी कभी किसी किसी सवाल में मिल पाते हैं, तो जिन सवालों में ये न मिले, ऐसा अरेंजमेंट न बन पाए, वहां सॉल्व करने का तरीका वही होगा कि आप b स्क्वायर और v डॉट b की वैल्यू को 2 इक्वेशन से सॉल्व करें और उनको तीसरी इक्वेशन पे पुट करें। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं फाइनली, तो ये बन जाएगा vf स्क्वायर इक्वल टू 16 एलसीएम आ जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा 16v स्क्वायर माइनस 12v स्क्वायर और ये फाइनल टर्म हो जाएगा 3v स्क्वायर और ये बन जाएगा 16 12 4 3 7v स्क्वायर बाय 16 और vf का वैल्यू आ जाएगा √7 बाय 4v। सो इस तरह से आप डायरेक्ट अरेंज करके भी इस प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया है हमने। सो हमारा सजेशन है कि आप सभी मेथड्स पे ध्यान दिया करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट पर किस समय माइंड में कौन सी बात स्ट्राइक करे और किससे इनिशिएट करना पड़े ये कोई नहीं जानता है। सभी मेथड पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।